हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की ये वीडियो एकेटीयू के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स का। तो यूनिट नंबर 1 को हम वन शॉट में कवर करेंगे। यूनिट नंबर 1 के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जो ऑलरेडी एकेटीयू में पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यूज़ इस वन शॉट के अंदर कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यू के जो यूनिट नंबर 1 है उसका ये सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस हम टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। पूरे सिलेबस को मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में टॉपिक वाइज यहाँ पर ब्रेक कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि कौन सा टॉपिक एकेटीयू में किस ईयर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 2015-16 में पूछा गया, नेक्स्ट टॉपिक 2023-24 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि कौन सा टॉपिक जो है बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने पीवाईक्यूज हैं बेटा इस वन शॉट के अंदर आपको मिल जाएंगे। और ये जो पीडीएफ आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम लगा इसको कंटेंट को रीड करने में, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे वाले नोट्स थे और चैट जीपीटी का भी यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल करा गया, यानी कॉम्बिनेशन है। जो मेरे वाले नोट्स थे और चैट जीपीटी का भी इसमें यूज़ कर लिया गया है, तो एक बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, ये नोट्स आप लोग एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरे का पूरा यूनिट जो है 20-25 पेज के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ साथ ही साथ मुझे ये भी बताना है वन शॉट स्टार्ट करने से पहले कि ह्यूमन वैल्यू के जो पांचों यूनिट के वन शॉट की प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पांचों यूनिट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इस लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये जो नया वन शॉट आप दे रहे हैं यूनिट नंबर 1 का, क्या इस तरह के और भी यूनिट नंबर 2, 3 के नए वन शॉट मिलेंगे हमको? तो बेटा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस वीडियो पर आपका कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। आपका फीडबैक, आपका रेस्पॉन्स, जो भी आपके रिएक्शंस होंगे, जो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, अगर आप कहेंगे कि सर यूनिट नंबर 1 का जो नया वन शॉट है इसी तरह से यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 का भी आपको चाहिए या बाकी यूनिट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं आपको आपके लिए नया कंटेंट, नया वन शॉट, नई पीडीएफ लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लगा दीजिएगा अपनी स्पीड को जो है 1.5x कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं या फिर यूट्यूब में देख रहे हैं, 1.5x मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी आप कितनी स्पीड पे लेक्चर देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि जो इस सब्जेक्ट को आप कितनी स्पीड पर देख सकते हैं। नाउ तो चलिए बेटा आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो अपने जो सब्जेक्ट है उसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन वैल्यू का मतलब क्या होता है, क्योंकि एकेटीयू ने 2015-16 में पूछा था व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन वैल्यूज़। देन हमारी जो यूनिट नंबर 1 है जिसका आज हम वन शॉट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, तो वो कौन सी, उसका नाम क्या, इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन। तो पहले हम समझेंगे बेटा यहाँ पर कि ह्यूमन वैल्यू का क्या मतलब होता है और वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ यानी कि दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक ह्यूमन है और दूसरा वैल्यूज। तो ह्यूमन का क्या मतलब है? ह्यूमन का मतलब है फिजिकल बॉडी प्लस माइंड, यानी कि आपके पास किसी काम को करने के लिए आपकी फिजिकल बॉडी है और कुछ डिसीजन सोच समझ करके जब आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसीजन को लेने के लिए, है ना, आपके पास माइंड है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज़ अ बॉडी फॉर फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन के लिए किसी भी पर्सन के पास क्या, उसकी बॉडी है और डिसीजन लेने के लिए उसके पास माइंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं डिसाइडिंग टू हेल्प अ फ्रेंड इन नीड। फॉर एग्जाम्पल आपका हॉस्टल में जो रूममेट है, आपका जो कोई फ्रेंड है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो डिसाइड कौन करेगा? आपका माइंड। तो आपके माइंड ने ये डिसाइड किया, आपके माइंड ने ये डिसीजन लिया कि यार मेरे रूममेट की तबीयत खराब हो रही है और एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो मुझे इसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो ये तो माइंड हो गया, माइंड ने डिसाइड लिया। अब आप हेल्प कैसे करेंगे? आपको लगता है कि यार चलो रूममेट को, अपने फ्रेंड को मैस में नहीं जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो आपने जो है डिनर मैस में गए और अपने फ्रेंड के लिए आप डिनर ला करके रूम के अंदर ही प्रोवाइड करा दिया, ठीक है ना। तो वो आपने फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल किया। तो फिजिकल बॉडी प्लस माइंड जो है वो क्या होता है आपका, वो उसको कहते हैं हम ह्यूमन। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज? देखो अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारे कोड स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। जिन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, रूल्स को हम फॉलो करते हैं, कोड स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वही आपकी वैल्यूज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, हमको बड़ों की
रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो रेस्पेक्ट है वो क्या है, एक वैल्यू है। भाई हमको बीइंग ऑनेस्ट इन एग्जाम के अंदर हमको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। अब जैसे भाई आप जो है एग्जाम के अंदर ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है। आगे आगे धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट का फील जो है आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आप एग्जाम में तो जाते हैं बेटा, एग्जाम में तो कई बच्चे ऑनेस्ट रहते नहीं हैं, वहाँ पर चीटिंग करने लग जाते हैं और फिर यूएफएम बनता है। फिर आपको जो है दिक्कत मतलब आपको जो बाद में जब रिजल्ट आता नहीं है, रिजल्ट आपका रुक जाता है यूएफएम के कारण, तो फिर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इस आंसर शीट के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दैट शुड बी लिटिल बिट गुड, क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो लड़कों के लिए क्या मैसेज है, मैसेज ये है कि जिस तरह से लड़कियां अपनी आंसर शीट को लिखती हैं शानदार तरीके से, अच्छे से सजाती है, उसी तरह से आपको भी लिख करके आना, तभी जा करके आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा, अब यहाँ पर हमने बात कर ली ह्यूमन वैल्यू का क्या मतलब होता है, हम देख चुके हैं। नाउ यूनिट नंबर 1 का जो नाम है दैट इज वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब है, तो वैल्यू एजुकेशन डील्स विद, जो वैल्यू एजुकेशन है ये किसको डील करती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को, और दूसरा वेरिफिकेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस प्रोसेस को। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यहां पर आगे चल करके आप देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या क्या मतलब होता है, इसका मतलब है, एग्जांपल्स हम समझते हैं, आस्किंग योरसेल्फ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, कि हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि मनी, पैसा, धन दौलत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मीनिंगफुल रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये किसके अंदर आता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस के। यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है अपने आप को समझना, अपने आप को पहचानना, ठीक है ना, अपने आप को कुछ सिखाना, दैट इज व्हाट सेल्फ एक्सप्लोरेशन। डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे चल करके हम, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस प्रोसेस। जैसे एक्सेप्टिंग दैट ऑनेस्टी इज बेटर देन लाइंग, भाई जो ऑनेस्टी है, सच बोलना झूठ बोलने से ज़्यादा अच्छा है, दैट इज व्हाट नेचुरल एक्सेप्टेंस। सभी इसको मानते हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। अब आगे चल करके ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है और वेरिफिकेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे मैंने जैसे आपको बताया बेटा कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूँ, सब टॉपिक सीक्वेंस में होंगे, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चंस भी बना दिए हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने रखा है। इसमें जो एकेटी पे जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने टॉपिक वाइज अरेंज करके यहाँ पर डाल दिया है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में कि व्हाट आर द 2 बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, कि किसी ह्यूमन बीइंग के लिए 2 बेसिक एस्पिरेशंस आपको बतानी है। तो कौन कौन सी हैं 2, फर्स्ट वन इज हैप्पीनेस, अनदर वन इज प्रॉस्पेरिटी। अब हैप्पीनेस का क्या मतलब है, हैप्पीनेस मतलब है अ कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ इनर पीस, जॉय एंड कंटेंटमेंट दैट कम्स फ्रॉम विद इन। आपके अंदर से जो चीज़ें आती हैं और वो क्या करती हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप खुश रह पाते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए जब आप खुश रह पाते हैं, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। इट इज नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। ध्यान रखना, जो हैप्पीनेस है ये इंटरनल फैक्टर है, ये अंदर से आपके आती है, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है पूरे तरीके से, है ना, ये पूरे तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। एंड रिमेन्स स्टेबल इन ऑल सिचुएशंस, हर एक सिचुएशन में देखिए, अगर आपका माइंड संतुलन में है, ठीक है ना, तो आप हर एक सिचुएशन में क्या रहेंगे, हैप्पी रहने वाले हैं। जैसे अभी आप एकेटीव ने जो है, आप उम्मीद कर रहे थे कि आपकी जो एग्जाम 15 मई के बाद होंगे इवन सेमेस्टर के, और एक हफ्ता पहले ही जो एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो कुछ बच्चे इससे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए होंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो डेट शीट आ गई उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो इन ऑल सिचुएशंस अगर आप स्टेबल रहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पी रहेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि अ फीलिंग ऑफ enough resource, having enough physical materials, intellectual resources to fulfill the one's need, यानी कि अपनी नीड को पूरा करने के लिए आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस हैं, आपके पास घर है, आपके पास जो शेल्टर है, आपके पास खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, मतलब आप जो है अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पा रहे हैं और साथ ही साथ दूसरों की मदद भी कर पा रहे हैं आप, है ना, आप दूसरों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, दैट इज दी प्रोस्पेरिटी, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन। प्रोस्पेरिटी का मतलब ये नहीं कि आपने अनलिमिटेड धन दौलत आपने इकट्ठा कर लिया है, बट अबाउट हैविंग इनफ। इनफ मतलब आपके पास उतना है, आपके पास उतना होना चाहिए कि जितने से अपना काम चल जाए और हम थोड़े बहुत दूसरों की मदद भी कर सकें, है ना, हम दूसरों की मदद भी कर सकें, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी।
नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक डिफरेंस पूछ लिया बेटा एकेटीयू ने 2023-24 में, क्या कि बिलीफ में और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है। सुनो, बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है, ध्यान समझेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू विदाउट प्रूफ और कंप्लीट नॉलेज। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी प्रूफ के आपने किसी की बात को मान लिया, दैट इज द बिलीफ। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है नोइंग समथिंग थ्रू लॉजिक। आपने किसी लॉजिक से उसको समझा है, रीजनिंग है, उसके अंदर साइंटिफिक एविडेंस है, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे बिलीफ का मतलब है द मून एमिट्स इट्स ओन लाइट। कुछ लोगों को लगता है, क्या लगता है कि जो चंद्रमा है, जो मून है, वो लाइट एमिट करता है। ये बिलीफ हो सकता है, बट इसका जो अंडरस्टैंडिंग क्या है, द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून के पास अपनी खुद की तो लाइट नहीं होती है, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो मून जो है लाइट को, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि मून जो है एमिट्स करता है अपनी लाइट को। भाई एक व्यक्ति ने किसी को बता दिया, किसी जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को बता दिया किसी ने कि भाई जो है, जो मून है उसकी खुद की लाइट है, वो लाइट एमिट करता है, जबकि वो बच्चे ने क्या कर लिया, उसको बिलीव कर लिया, उस पर बिलीव कर लिया, ठीक है। तो और इसको देखते हैं। तो वेरिफिकेशन, बिलीफ का मतलब है तो नॉट नेसेसरी टेस्टेड और प्रूवन। इसका कोई टेस्टेड नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है। जबकि अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सप्लेन, टेस्ट, ये एक्सप्लेन किया गया, टेस्टेड है, वैलिडेटेड है थ्रू द फैक्ट और रीजनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बिलीफ का हम नेचर की बात करें तो मे चेंज विद टाइम। जो बिलीफ है भाई वो तो चेंज हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है ना। इन्फ्लुएंस अदर्स, मतलब बाकी जो अदर्स हैं उनके हिसाब से भी, वो भी अगर चाहते हैं तो बिलीफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आज किसी को मोदी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल के दिन को हो सकता है राहुल जी उनको बहुत अच्छे लगने लग जाएं, राहुल गांधी जी। आज किसी को राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, कल को जो है मोदी जी उसको अच्छे लगने लग जाएं। तो अभी जो बिलीफ है ना, ये बदलते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बिलीफ क्या है, चेंज हो सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, स्टेबल होती है और ये यूनिवर्सल होती है ना। लीड टू क्लैरिटी एंड राइट एक्शन। तो जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होती है। अब मान लीजिए मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो सभी के लिए एक है ना, सभी के लिए क्या है, सेम है। जबकि बिलीफ जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी का बिलीफ हो सकता है कि हाँ भाई चंद्रमा, तो चंद्रमा के अपने पास लाइट है, वो लाइट को एमिट करता है। तो ये बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में क्या डिफरेंस है। प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में क्या डिफरेंस है, तो मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन ना करते हुए आपको जो की पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो समझाता हुआ मैं आगे चलता हूं, ठीक है ना। बाकी लिखना आपको अपने आप ही है, बस आपको चीज़ों को समझना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ को आप रट के जाएंगे, समझ के जाएंगे और अपने हिसाब से वहां लिखेंगे। कुछ हेडिंग्स हाँ आप याद रख सकते हैं, डायग्राम कहीं आएगा तो उसको बना करके देख सकते हैं। देखिए वेल्थ का क्या मतलब होता है, अगर मैं बताऊं आपको कि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो धन दौलत है, ठीक है ना, आपके पास कितना है, दैट इज योर वेल्थ। आपके पास कितने घर हैं, आपके पास कितने गाड़ियां हैं, आपके पास कितने जो है मतलब प्लॉट हैं, ये सब क्या है, ये सब वेल्थ है। प्रॉस्पेरिटी इज व्हाट, प्रॉस्पेरिटी है कि आपके पास जितना भी है आप उसको कैसे जी रहे हैं। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है, जितना भी आपके पास जो कुछ भी है, आप उसको किस तरह से जी रहे हैं, दैट इज दी प्रॉस्पेरिटी। आगे और समझते हैं ध्यान से, तो देखेंगे प्रॉस्पेरिटी के बारे में। अ स्टेट ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल रिसोर्सेज। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि आपके पास इनफ फिजिकल रिसोर्सेस हैं अलॉन्ग विद इनर सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग। आपको सेटिस्फैक्शन भी है, आपके पास इतना कुछ है कि आप उससे खुश हैं, आपको इनर सेटिस्फैक्शन है, ठीक है ना। और वेलबींग, आप दूसरे के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं। वेल्थ का मतलब क्या हुआ, द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल एसेट्स, मनी, प्रॉपर्टी, कि आपने कितना प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं, आप कितना मटेरियल्स आप इकट्ठा कर रहे हैं, कितना पैसा धन दौलत आपने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, धन दौलत हो, गाड़ी है, बंगले हैं, बहुत कुछ उसके पास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास इनर सेटिस्फैक्शन है। हो सकता है उसको रात को नींद ना आती हो, ठीक है ना। तो प्रॉस्पेरिटी होना जरूरी है कि वेल्थ होना जरूरी है, कि प्रॉस्पेरिटी होना जरूरी है, ठीक है ना। अब प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं करना, अनलिमिटेड धन दौलत को इकट्ठा नहीं करना है, कि भाई जो भी है अपनी बेसिक नीड पूरी हो जाए और उसको किस तरह से आप जो है जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। ये जो प्रॉस्पेरिटी होती है बेटा हॉलिस्टिकल इन नेचर होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, इसके अंदर ये सब होता है, मतलब ये हॉलिस्टिकल इन नेचर होता है। जबकि जो वेल्थ होता है ये मेटेरियलिस्टिक होता है ना। मेटेरियलिस्ट मतलब ये फोकस करता है किस पे, ये फोकस करता है मनी और एसेट्स पे, कि हमको एसेट्स इकट्ठे करने हैं, हमको धन दौलत, मनी इकट्ठी करनी है, ठीक है। नाउ सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी में देखिएगा तो कैन बी सस्टेन थ्रू एथिकल
बैलेंस्ड एंड रेस्पॉन्सिबल लिविंग। जबकि जो वेल्थ होती है टेम्परेरी होती है ना, ये कैसी होती है, ये टेम्परेरी होती है इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। अगर आपने अपनी धन दौलत को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो वो ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। जबकि जो प्रॉस्पेरिटी है ये कभी ऐसा नहीं कि टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। नाउ द डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग द लाइफ। अगर हम वेल्थ की बात करें तो फोकस मेनली ऑन द एक्यूमुलेशन विदाउट कंसिडरिंग द वेलबींग। इनको वेलबींग से कोई मतलब ही नहीं है, इनको सोसाइटी से, समाज से कोई मतलब नहीं है, बस इनको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है, धन दौलत जो है वो इकट्ठा करना है। हैप्पीनेस की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी से हैप्पीनेस क्या होगी, तो लीड्स टू लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट, पीस एंड हार्मनी। जो प्रॉस्पेरिटी है बेटा ये लॉन्ग टर्म क्या लीड करती है, लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट, पीस एंड हार्मनी, एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहने के लिए ये लीड करती है, पीस को, शांति को ये लीड करती है। नाउ जो वेल्थ है मे और मे नॉट लीड टू हैप्पीनेस। जो वेल्थ है, जिनके पास धन दौलत है, हो सकता है कि वो हैप्पी भी रह सकते हैं और वो हैप्पी नहीं भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है। मे और मे नॉट लीड टू हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस को लीड भी कर सकती है, नहीं भी लीड कर सकती है, ठीक है। ऑफन लिंक टू स्ट्रेस और एंजाइटी। कई बार क्या होता है, धन दौलत होने के बाद भी स्ट्रेस जो है, एंजाइटी है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अ फैमिली विद इनफ रिसोर्सेज, एक फैमिली है जिसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, इनफ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं, इनफ रिसोर्सेज हैं, उसका काम चल जा रहा है, तो उसके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होंगे, गुड हेल्थ होगी एंड पीस ऑफ माइंड होगी। जबकि एक फैमिली ऐसी है जिसके पास लॉट ऑफ मनी है, लग्जरी आइटम्स हैं उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, बट कांस्टेंट स्ट्रेस भी उसके साथ है, लैक ऑफ पीस उसके पास है, ठीक है। तो एक तरह से एग्जाम्पल देकर के आप समझ सकते हैं। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, आप एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी और अपने हिसाब से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये 22-23 में पूछा गया, 23-24 में पूछा गया, 21-22 में पूछा गया। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। सुनो, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देन क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द सेंसेशन कैन नॉट बी सोर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस, कि जो सेंसेशन है वो कॉन्टीन्यूस सोर्स नहीं हो सकता है हैप्पीनेस का। चलिए, तो हैप्पीनेस इधर लिखा हमने और एक्साइटमेंट इधर लिखा है, देखते हैं डेफिनेशन की। तो हैप्पीनेस इज व्हाट, द कॉन्टीन्यूस एंड स्टेबल स्टेट ऑफ इनर पीस, कंटेंटमेंट एंड वेलबींग। हैप्पीनेस क्या है बेटा, कि ये अंदर से जो इनर पीस होती है, ठीक है, और हम दूसरों की भी मदद करते रहते हैं, तो हमको कॉन्टीन्यूस हमारी जो है हैप्पीनेस बनी रहती है। जबकि एक्साइटमेंट क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, इंटेंस होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हो, है ना, आपने कोई मूवी देख रहे हो, तब तक एक्साइटमेंट है, आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे मूवी खत्म हुई आप जो है फिर से बोर होने लग गए, तो एक्साइटमेंट टेम्परेरी होता है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कॉज क्या है, ओरिजिन क्या है हैप्पीनेस का, ये कहाँ से मिलती है, अराइजेस फ्रॉम दी हार्मनी विद इन वन सेल्फ, कि अपने अंदर भी जो है हार्मनी होनी चाहिए एंड गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए एंड राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, तब मिलेगी आपको हैप्पीनेस। जो एक्साइटमेंट है ये कहाँ से आएगा, ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स, सिचुएशन और अचीवमेंट्स। आपने कोई अचीवमेंट आपको मिल गया है ना, जैसे कुछ लोग हैं लाइक को लेकर के, कमेंट्स को लेकर के, उस तरह की है ना, भाई ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, तो वो क्या खुश हो जाते हैं, और जैसे ही लाइक और कमेंट्स आने बंद हो जाते हैं तो फिर जो है वो अपनी फिर से जो है वही सिचुएशन उनकी बन जाती है। तो ये टेम्परेरी है और ये एक्शन फैक्टर से आता है। नाउ द नेचर और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस जो है ये कॉन्टीन्यूस है, स्टेबल है, डीप रूटेड एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है। जबकि एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अनस्टेबल होता है और ये फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकता है। अभी मैच चल रहा है आरसीबी वर्सेस एमआई का, मान लीजिए आप आरसीबी के सपोर्टर्स हैं, तो आरसीबी जीत गई है, जो आरसीबी जीत गई तो आप खुश हो गए, उसके बाद जो है फिर लगा कि यार ये तो एग्जाम भी चल रहे हैं, हमारे एग्जाम की तैयारी नहीं हो, फिर आप जो बोर हो गए, ठीक है ना, फिर आप जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका। तो आरसीबी जब जीती है तब एक्साइटमेंट ज़्यादा, जब मैच खत्म होता है तो एक्साइटमेंट रहता है आपको, जब तक मैच चल रहा है तो एक्साइटमेंट है, मैच ओवर हो गया कुछ टाइम के बाद जो है एक्साइटमेंट खत्म हो गया, ठीक है। इफेक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी, तो ये जो हैप्पीनेस है लीड्स टू कामनेस, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन एंड गुड हेल्थ, ठीक है। जबकि जो एक्साइटमेंट है ये क्रिएट्स हाई एनर्जी, भाई ये हाई एनर्जी तो क्रिएट करेगी एंड थ्रिल क्रिएट करेगी, इंस्टेंट एकदम से जो है आपके अंदर एनर्जी आएगी, यस आरसीबी जीत गई, मजे आ गए, है ना। समटाइम्स फॉलोड बाय द रेस्टलेसनेस
फटीग और एम्प्टीनेस। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही एक्साइटमेंट खत्म होगा तो फिर से आपको खालीपन महसूस होने लग जाएगा। नाउ डिपेंडेंसी अगर हम बात करें, जो हैप्पीनेस है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ये बाहर के किसी फैक्टर पे, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती है, कम्स फ्रॉम विद इन, ये अंदर से आती है, क्या खुशी अंदर से आती है। जबकि जो एक्साइटमेंट है डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे आप जो है कभी कभी अपने फ्रेंड से मिलते हो, यार बहुत दिनों के बाद आज दोस्त मिला, यार मिला अपना, तो यू आर वेरी एक्साइटेड, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा। कोई ऐसा इवेंट है, कोई थिंग्स है, कोई मैच चल रहा है, कोई आप मूवी देख रहे हो, है ना, तो ये बाहर की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वहाँ से आपको एक्साइटमेंट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है कि फीलिंग फुलफिल्ड आफ्टर हेल्पिंग समवन। जैसे हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, आपने किसी की जरूरतमंद की, आपने किसी व्यक्ति की मदद करी, आपने अपने दोस्त की तबीयत खराब थी, आपने उसको मतलब अपने उसके रूम में खाना भी प्रोवाइड करा दिया, उसकी तैयारी अच्छे से होगी, तो आपने उसकी हेल्प करी, तो बाद में भी आपको उसकी खुशी मिलती रहेगी, यार हाँ मैंने हेल्प करी थी अपने फ्रेंड की, और जो है तबीयत उसकी खराब थी, देन उसके बाद एग्जाम अच्छे हो गए, तो वो हमेशा आपको खुशी मिलती रहेगी इसकी। लेकिन जो एक्साइटमेंट है, फीलिंग ऑफ विनिंग अ कंपटीशन, कोई कंपटीशन आपने जीत लिया, है ना, वॉचिंग एन एक्शन मूवी, कोई एक्शन मूवी आप देख रहे हैं, गेटिंग लाइक्स एंड सोशल मीडिया, आपको लाइक्स मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ये ओवर हो जाएंगे तो आपका जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा और बाद में खालीपन आपको महसूस होने लगेगा। नाउ अब यहाँ पर ये भी पूछा था, क्रिटिकल एग्जामिन हाउ द सेंसेशन कैन नॉट बी सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस। जो सेंसेशन है ये कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस का सोर्स नहीं हो सकता है। वही लिखा है यहाँ पे कि जो सेंसेशन है, सेंसेशन मतलब ये कहाँ से मिलता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से मिलता है, ये टेम्परेरी होता है, ये लिमिटेड होता है। कि भाई आप कोई मैच देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, है ना, वो तो टेम्परेरी है ना, लिमिटेड है, और ये चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, तो दे कैन नॉट द सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस। तो जो सेंसेशन है, जो हम जैसे कोई चीज़ हमने आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, ठीक है ना, छुट्टी हुई, आप घर जा रहे हो, रास्ते में कोई बढ़िया जो है गोलगप्पों की दुकान है, फेमस है, तो आपको गोलगप्पों को देख करके क्या हो रहा था, पानी आ रहा है मुंह में, तो आपने जो है गोलगप्पे रुक करके वहाँ खा लिए। अब जब तक गोलगप्पे खाए तब तक मज़ा आ रहा है आपको, उसके बाद जो है वो भी खत्म हो गया। तो ये टेम्परेरी होता है, तो इससे क्या है ना, कॉन्टिन्यूस आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेंसेशन से कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस नहीं मिलती है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन दी एक्सटर्नल कंडीशंस। क्योंकि अगले दिन भी आप गए, आपको पता है कि रास्ते में गोलगप्पों की दुकान मिलेगी, गोलगप्पे खाएंगे, पता लगा उस दिन गोलगप्पे वाला ही नहीं था, तो वो तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना। क्या हो गया, वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। आप मैच देख रहे हो, आरसीबी के सपोर्टर्स हैं आप, या एमआई के सपोर्टर्स हैं, किसी भी टीम के सपोर्टर हैं आप, है ना, चेन्नई सुपर किंग के हैं। अब चेन्नई सुपर किंग के सपोर्टर हैं, लेकिन भाई वो जीतेगी कि हारेगी ये आपके हाथ में थोड़ी ना, आप तो जिताना चाह रहे हो चेन्नई सुपर किंग को, बट वो नहीं जीत पाए उस दिन, तो क्या होगा कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या नहीं है, आपके कंट्रोल, ये जो आपकी, क्योंकि जो सेंसेशन वाली चीज़ें होती है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 4 टाइम्स S, इसका क्या मतलब होता है। जो फर्स्ट वाला S है उसका मतलब होता है साधन, है ना, दूसरा संपन्न, तीसरा सुखी, एंड द फोर्थ S जो है वो कहलाता है समृद्ध। तो यहाँ पर जो साधन है इसका क्या मतलब है, साधन का मतलब है रिसोर्सेस और मीन्स रिक्वायर्ड टू अचीव द वेलबींग। यानी कि साधन का मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, यानी कि आपके पास चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, इतने रिसोर्सेज होने चाहिए, आप अपनी नीड को फुलफिल कर सकें, है ना, इतने साधन आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपनी नीड को फुलफिल कर सकें और बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं थोड़ा बहुत उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकें। दूसरा है संपन्न। संपन्न का मतलब क्या है, संपन्न का मतलब है प्रोस्पेरस, हैविंग एडिकेट मटेरियल एंड नॉन मटेरियल वेल्थ। लिखा है यहाँ पर संपन्न का मतलब है कि आप प्रोस्पेरस हैं, आपके पास इनफ एडिकेट मटेरियल है और नॉन मटेरियल वेल्थ भी आपके पास है, नॉन मटेरियल वेल्थ भी आपके पास है। सुखी का मतलब है कि आप हैप्पी हैं, है ना, कंटेंट हैं एंड इमोशनली फुलफिल्ड भी हैं, है ना, आप इमोशनली फुलफिल्ड भी हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सुखी। नेक्स्ट इज समृद्ध। समृद्ध का मतलब है इकोनॉमिकली एंड सोशली प्रोस्परस हैं, यानी कि आप अपने लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, है ना, इकोनॉमिकली बैलेंस हैं आप, और दूसरा जो है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी आप कुछ कर पा रहे हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट आपका ये 4 टाइम्स S का जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट हाईलाइट्स द होलिस्टिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि जो 4 टाइम्स S का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये केवल और केवल अपने लिए नहीं है, ये अपने साथ साथ सोसाइटी के लिए भी है। यानी कि आपके पास इतने साधन हैं, आप संपन्न हैं, आप सुखी हैं, आप समृद्ध हैं, यानी कि ये चारों चीज़ें अगर आपके पास हैं
तो आप अपनी नीड को भी फुलफिल कर पा रहे हैं और आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। वेयर बोथ मटेरियल यानी कि रिसोर्सेस, मटेरियल का मतलब रिसोर्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, एंड नॉन मटेरियल का मतलब होता है हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ठीक है ना। एस्पेक्ट्स इन हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मेल जोल करके रहना, सामंजस्य रहना। इट अलाइंस विद द आइडिया ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट वेल्थ। एक्चुअली जो 4x का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, ये कहता है कि केवल और केवल वेल्थ, धन दौलत सब कुछ नहीं है। वेल्थ के साथ साथ, वेल्थ जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ इनर पीस भी जरूरी है और सोसाइटल वेलबींग भी जरूरी है। अपने साथ साथ हमको जरूरतमंदों का, सोसाइटी का भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये हॉलिस्टिकल अप्रोच है, ठीक है, जो इंडिविजुअल के लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है। नाउ एक और डिफरेंस ये पूछता है यहाँ पे कि SVDD, SSDD और ये जो SSSS 4x है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये एक ने क्वेश्चन पूछा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, SVDD की फुल फॉर्म क्या है, साधन विहीन दुखी दरिद्र। सुनो, साधन विहीन दुखी दरिद्र। और SSDD का मतलब है साधन संपन्न दुखी दरिद्र, और इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया 4x का, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, जो समृद्ध ये बताया था ना आपको, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, ठीक है। चलिएगा, अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। मेटीरियल रिसोर्स की बात करें तो ये जो साधन विहीन, अरे विहीन का मतलब नहीं है उसके पास, लैक है, यानी कि मेटीरियल रिसोर्सेस इसके पास नहीं है। जबकि साधन संपन्न यानी इसके पास साधन है, यानी कि इसके पास जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल हैं, और इसके पास तो है ही अवेलेबल, यानी कि ये तो इसके पास सब कुछ है। साधन संपन्न सुखी समृद्ध, इसके पास सब कुछ है। नाउ इमोशनल हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो यार ये जो साधन विहीन है, जिसके पास साधन ही नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेस ही नहीं है अपने नीड को पूरा करने के लिए, उसके पास नहीं है इमोशनल हैप्पीनेस। इमोशनल हैप्पीनेस कहाँ से आएगी जब उसका, तो वो तो एक गरीब व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, अ पुअर पर्सन स्ट्रगलिंग अप फॉर द सर्वाइवल। एक गरीब व्यक्ति जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसका सर्वाइवल ही खतरे में है, तो उसके पास ना तो मटेरियल रिसोर्सेस हैं, ना तो उसके पास हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस है। जबकि साधन संपन्न दुखी दरिद्र, ये वो व्यक्ति है, यानी कि जो रिच पर्सन तो है लेकिन वो अनहैप्पी है। इसके पास रिच है, इसके पास मनी है, लेकिन ये फिर भी अनहैप्पी है, यानी कि साधन संपन्न तो है लेकिन दुखी दरिद्र है। तो यानी कि इसके पास इमोशनल हैप्पीनेस इसके पास भी नहीं है। और जो ये साधन संपन्न सुखी समृद्ध है, ये वो पर्सन है जिसके पास वेल्थ भी है, ये हैप्पी भी है, एंड ये सोशली रेस्पॉन्सिबल भी है। तो इसके पास तो प्रेजेंट है, इसके पास तो है इमोशनल हैप्पीनेस। नाउ द सोशल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो साधन विहीन वाला है, इसके अंदर तो ये भी नहीं है, जबकि साधन संपन्न दुखी दरिद्र के अंदर ये लैक करेगा डिस्पाइट वेल्थ, ठीक है। और जबकि ये जो ये वाला इसके में प्रेजेंट है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। तो ये फुल फॉर्म इसकी आप याद कर लीजिएगा। एक एग्जांपल से आप समझा सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति है जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो वो आ जाएगा इसके अंदर साधन विहीन दुखी समृद्ध। यानी कि यार वो तो दुखी है, दुखी दरिद्र है, क्योंकि उसके पास साधन ही नहीं है, वो साधन विहीन है। जबकि ये जो व्यक्ति है, दूसरे वाला व्यक्ति, इसके पास साधन है, ये साधन संपन्न है, लेकिन फिर भी दुखी है, यानी कि ये भी दुखी दरिद्र है और ये भी दुखी दरिद्र है। चलो ये तो गरीब है, लेकिन ये तो गरीब भी नहीं है, इसके पास पैसा है लेकिन इसके पास हैप्पीनेस नहीं है। लेकिन ये वाला जो है इस कैटेगरी में होना चाहिए सबको, है ना, कि भारत के हर एक व्यक्ति को कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, कि इस कैटेगरी में होना चाहिए, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, दुखी दरिद्र नहीं होना चाहिए। ये भी दुखी है, संपत्ति होने के बाद ये दुखी है, इसके पास संपत्ति कुछ भी नहीं है, ये तो दुखी रहेगा ही, है ना। तो ये जो है ये कैटेगरी होनी चाहिए, भारत का सभी लोग को जो है इस कैटेगरी में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द 2 इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन आवर एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाय नेचुरल एक्सेप्टेंस। ये जो अगर मान लीजिए हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइन नहीं है, तो कौन से 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। AKTU 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि व्हेन आवर एक्शंस, जो हमारे एक्शंस आर नॉट अलाइंड विद नेचुरल एक्सेप्टेंस। देखिए नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आवर इनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट, यानी कि अंदर से जो हमारी एक आवाज आती है, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग फॉर मी, दैट इज व्हाट नेचुरल एक्सेप्टेंस। क्या क्या चीज जो है मेरे लिए सही है ना। तो नेचुरल, अब मान लीजिए हम देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों का, ये एग्जाम मान लीजिए आपको पता है अंदर से आप जानते हैं कि मुझे एग्जाम में नकल नहीं करनी चाहिए, और आप फिर भी नकल कर ले रहे हैं कुछ बच्चे, फिर UFM बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एक्शन है आर नॉट अलाइंड विद अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। हमको पता है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए,
लेकिन हम फिर भी चीटिंग कर ले रहे हैं। हमारा जो एक्शन है वो चीटिंग कर रहा है, हम एक्ट कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है। नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, हमारी अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि नहीं यार चीटिंग नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, और फिर भी आप झूठ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्शन ऐसे करोगे जो आप नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइन नहीं होंगे, तो इट लीड्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। समझ रहे हो? तो क्या होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। ठीक है, अब समझते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन वन सेल्फ, ये किसी के मतलब जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, ये उसके अंदर ही है, मतलब ये किसी दूसरे के साथ नहीं है, दिस इज इंटरनल। ठीक है ना, सो व्हाट इज इट, अकर्स व्हेन आवर डिजायर्स, थॉट्स और एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट अवर इनर वैल्यू। हमारी जो वैल्यूज़ हैं कुछ, जैसे कि मैंने बताया था वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है, जैसे सच बोलना, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना, दूसरों की मदद करनी है, रेस्पेक्ट एल्डर्स, ये सब वैल्यूज़ के अंदर आता है। तो हमारी जो इनर वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनर वैल्यूज़ को इग्नोर करते हुए हम कुछ भी ऐसा एक्ट करते हैं, तो क्या हो, अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ हम जाते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए सही नहीं है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार ये चीटिंग करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप चीटिंग कर रहे हैं, फिर भी आप चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। वाई इट हैपन्स, कि ये कब होता है, कि जब हम इग्नोर करते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस को, जब हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते हैं। ठीक है ना, और जब हमारे अंदर किसी तरह का डर होता है, ग्रीड, कोई लालच होता है, किसी तरह कोई प्रेशर होता है, यार मुझे तो पास होना है, घर वाले क्या कहेंगे, है ना, फॉल्स बिलीफ है, हमने कुछ चीज़ों को मान रखा है, फॉल्स बिलीफ है। ठीक है ना, जैसे कि मून जो है लाइट एमिट करता है, फॉल्स बिलीफ है। आपके सीनियर ने आपको बता दिया कि आपको तो अपने एकेटिव के एग्जाम में कॉपी भर के आनी है, आप पास हो जाएंगे, नंबर मिल जाएगा, तो आप कुछ भी वहाँ लिख के आ रहे हैं। तो अगर आपने किसी सीनियर की बात को ऐसे मान लिया, बिलीव कर लिया कि कुछ भी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, तो ये फॉल्स बिलीफ हो गया। ठीक है ना, नाउ इसका रिजल्ट क्या होता है जी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट होता है गिल्ट। आपने अपने अंदर की बात नहीं सुनी और आपने किसी भी कारण से जो है एग्जाम में बैठ करके निकल कर लिए, तो क्या होगा, फिर आपके जो यूएफएम बनेगा, बाकी का रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा यूएफएम के कारण, अनफेयर मीन्स के कारण, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको घर वालों के सामने, जब घर वालों को पता लगेगा, आपके कॉलेज से फोन जाएगा कि बच्चे का यूएफएम बना हुआ है, तो आपको गिल्ट फील होगा, स्ट्रेस आएगी, एंजाइटी आएगी, है ना, रेस्टलेसनेस आएगी, लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। आप अपनी नज़रों में, आप अपनी खुद की नज़रों में जो है गिर जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया, स्टूडेंट्स नो द ऑनेस्टी इज द राइट पाथ, यानी कि ये क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, यानी कि एक स्टूडेंट जानता है कि ऑनेस्टी जो है वो राइट पाथ है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है, लेकिन फिर भी वो चीट करता है एग्जाम के अंदर ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर, कि फेलियर के डर के कारण कि मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी बैग ना लग जाए, तो वो चीटिंग करता है। ठीक है ना, सो ये एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, दिस क्रिएट्स द गिल्ट एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा, तो ये तो होगी बात इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की, कॉन्फ्लिक्ट विद इन वन सेल्फ। नाउ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, कि दूसरों के साथ, है ना, दूसरों के साथ जो हमारे झगड़े हो जाते हैं कई बार। ठीक है, सो व्हाट इज इट, ये व्हाट इट इज हैपन्स व्हेन आवर एक्शंस ड्रिवन बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और सेल्फ सेंटर्ड मोटिव्स गो अगेंस्ट म्यूचुअल हार्मनी एंड द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन है, एग्जांपल से चीजें जल्दी समझ में आती हैं। एक बिजनेसमैन है, वो जानता है कि जो फेयरनेस है दैट इज एथिकल, कि भाई कोई भी बिजनेसमैन है वो जानता है कि जो एथिकल है ना, जो एथिकल है वो फेयरनेस है, और ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो फिर भी क्या करता है, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस में अपने प्रॉफिट के लिए डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस करता है। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है ना, परचून की दुकान पे बैठा हुआ है, उसको पता है कि यार आपको जो सामान देना है वो सही देना है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, और जो सामान है उसकी सही अमाउंट, सही क्वांटिटी जानी चाहिए, लेकिन वो जानता है कि ये एथिकल है, ये फेयरनेस है, लेकिन वो फिर भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये जो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस करता है, सामान कम दे देगा, एक्सपायरी प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, अल्टीमेटली यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, तो इसके कारण क्या होगा, दिस क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट विद कस्टमर्स, और जो उसके एम्प्लॉय हैं, कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ चीटिंग करते हैं, सोसाइटी के साथ चीटिंग करते हैं, और उनके जो कस्टमर के साथ चीटिंग करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय, एक बिजनेसमैन जो है उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं दूसरों के साथ, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। ठीक है, तो बिजनेसमैन के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स में कि जो बिजनेसमैन है वो अगर डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस करता है तो उसके रिश्ते खराब होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ। ठीक है ना, और स्टूडेंट का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज ऑफ और ह्यूमन वैल्यूज। तो वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, ये मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूं, ठीक है। व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। एंड राइट द 2 फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू के 2 फैक्टर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं। बेटा ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, दैट गाइड इंडिविजुअल्स इन मेकिंग डिसीजंस एंड लिविंग द मीनिंगफुल लाइफ। एक मीनिंगफुल लाइफ को जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। 2000 दी वैल्यूज, जैसे रेस्पेक्ट करना, सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, ये सब क्या है, ये वैल्यूज हैं। नाउ तो दीज वैल्यूज इंक्लूड्स क्वालिटीज लाइक, लिखा है ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, एम्पैथी, काइंडनेस, ये सब क्या, विच हेल्प इन पर्सनल एंड सोसाइटल वेलबींग। तो ये जब सारे लोग ऑनेस्ट रहेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, एम्पैथी है, काइंड रहेंगे, तो क्या होगा, ये सब क्या, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। ये सब क्या है, वैल्यूज़ हैं जो कि इंडिविजुअल पर्सन को और सोसाइटी के लिए भी क्या होती है, हेल्पफुल होती हैं। अब ये पूछ रहा है कि 2 फैक्टर बताओ ह्यूमन वैल्यू के 2 फैक्टर हैं। तो यहाँ पर 2 फैक्टर लिखे गए हैं, द फंडामेंटल वैल्यूज़। अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमको 2 चीज़ें बतानी है ना, फंडामेंटल वैल्यूज़ बतानी है और यहाँ पर हमको 2 ह्यूमन वैल्यूज़ के 2 फैक्टर बताने हैं ह्यूमन वैल्यू के। तो पहले एक काम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज़ तो बहुत सारी हैं, तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर 7 लिखी हैं, और भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 2 फैक्टर और देख लेते हैं। तो 2 फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ कौन कौन से, एक तो राइट अंडरस्टैंडिंग और दूसरा राइट फीलिंग। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग थ्रू द रीजन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने अंदर झांकना, अपने आप को समझना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, तो वो होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस के थ्रू आपको ये जानना है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर मी, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। नाउ द राइट फीलिंग, हैविंग अ नेचुरल फीलिंग ऑफ केयर, रेस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर सेल्फ एंड अदर्स, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, है ना। क्या करना है आपको, नेचुरल फीलिंग अगर आ रही है केयर की और रेस्पेक्ट की एक दूसरे के प्रति, इसका मतलब वो राइट, मतलब ये 2 फैक्टर हो गए बेसिकली, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग। नाउ व्हाट आर दी वैल्यूज, इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन वैल्यूज, जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं ह्यूमन बीइंग की, वो क्या है, व्हाट आर दी फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला आता है ट्रूथ, फर्स्ट वन इज ट्रूथ। तो बीइंग ऑनेस्ट एंड सीकिंग द ट्रूथ इन ऑल सिचुएशंस, हर सिचुएशंस में कोशिश ये रहनी चाहिए कि ऑनेस्ट रहे, ठीक है ना। जैसे कि आपको फेल होने का डर है तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, पता लगा फेल होने के डर से आपने चीटिंग कर ली, ईयर बैग लग जाए, आप चीटिंग करने लग जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हर एक सिचुएशन में, इन ऑल द सिचुएशंस आपको रहना है, आपको जो है ऑनेस्ट रहना है। एडमिटिंग योर मिस्टेक, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, है ना। एडमिटिंग योर मिस्टेक्स व्हेन यू फॉरगेट द होमवर्क, अगर आप होमवर्क करना भूल गए हैं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें आप लगातार जो है एक्सक्यूज देने जा रहे हैं। तो आप उसमें एक्सेप्ट करो कि यस मैंने जो है होमवर्क करना भूल गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो वैल्यू आती है फंडामेंटल वैल्यू ह्यूमन बीइंग की, वो है प्रेम, लव, है ना। शोइंग, ये क्या करना, केयर एंड कॉम्पेशन विद अदर्स। देखिए कॉम्पेशन का मतलब समझने का, तो इस देखिए कॉम्पेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, दूसरा कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख को देख करके आपके मन में भी दुख पैदा हो रहा है, और केवल दुख नहीं पैदा हो रहा है, आप उसको देख करके सामने वाले को, जब कोई सामने वाला व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है उसके दुख को देख करके आप भी दुखी हो रहे हैं, और दुखी होने के साथ साथ आप उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं, दैट इज द कॉम्पेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है वैल्यू, वो आती है पीस, शांति, मेंटेनिंग इनर काम एंड प्रमोटिंग द हार्मनी। तो एग्जाम्पल के तौर पे स्टेइंग काम ड्यूरिंग हीटेड आर्ग्यूमेंट इंस्टीड ऑफ शाउटिंग प्रमोट्स द पीस, यानी कि कहीं पर मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो आपको वहाँ पर शाउटिंग ना करते हुए पीस को जो है प्रमोट करना चाहिए, शांति की खोज में आपको निकलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है वैल्यू, दैट इज रेस्पेक्ट, सम्मान, वैल्यूइंग द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के हमको एक दूसरे क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अलाउ द एल्डर्स टू स्पीक फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में कई लोग बैठे हुए हैं, है ना, और आपके पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं और आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप खुद ही बोलते रह रहे हैं, तो आपको अलाउ एल्डर्स टू स्पीक फर्स्ट ड्यूरिंग अ फैमिली डिस्कशन। फैमिली का डिस्कशन चल रहा है कोई, और उसमें जो है बड़े जो हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए पहले, ठीक है ना। एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट वहाँ पर दिखनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, है ना। तो फुलफिलिंग द ड्यूटीज एंड
ऑब्लिगेशन सिंसियरली, ठीक है ना। अगर आपसे कुछ आपको कोई काम दिया गया है तो आपने क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। तो टर्निंग ऑफ लाइट्स जैसे एंड फैंस व्हेन लिविंग द रूम, आप अपने क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं, लैब में जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है। तो आपको क्या करना है कि जो फ़ैन अगर चल रहे हैं या एसी आपके क्लासरूम में लगी हुई है तो उसको आप ऑफ़ करके ही बाहर निकलें लैब के लिए। या आप घर से अपने घर के रूम से बाहर जा रहे हैं और जो है वहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई इक्विपमेंट अगर चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, कोई एलईडी बल्ब चल रहा है या फिर टीवी चल रहा है या फिर एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, उसको बंद करके ही बाहर निकलना है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब है एक्सेप्टिंग एंड रेस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़, कल्चर्स, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के आइडियाज़ को, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। एक्सेप्टिंग द डिफरेंट ओपिनियंस इन ए ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी प्रीजज, यानी कि मान लीजिए कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ये आपके काम का पॉइंट है। जब आप जॉब के लिए जब आप फाइनल ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है राउंड में। तो उसमें ऐसा नहीं कि बस अपनी अपनी बात बोले जा रहे हैं, किसी को सुन नहीं रहे हैं, दूसरा जो बोल रहा है उसको भी सुनना है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करना है दूसरों के आइडियाज़ को, दूसरों के पर्सपेक्टिव को सुनना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया। कॉम्पेशन यानी कि शोइंग एम्पैथी, काइंडनेस, आपको एम्पैथी शो करनी है, काइंडनेस शो करना है। एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर एंड देयर सफरिंग, अगर कोई आपके जानने वाले कोई दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना, अगर वो क्या कर रहे हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आपको क्या करना है, उनके दुख दर्द को समझ करके उनकी हेल्प करनी है। हेल्पिंग, अब मान लीजिए एग्जाम्पल है, हेल्पिंग क्लासमेट हु इज स्ट्रगलिंग विद स्टडी। अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा चीज़ें उसको देर में समझ में आती हैं या उसकी तैयारी टाइम से नहीं हो पाई, तबीयत खराब हो गई थी, तो आप एग्ज़ाम टाइम में उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गई हमारे क्या वैल्यूज़। क्या था क्वेश्चन हमारा कि ह्यूमन वैल्यू का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, ट्रूथ, लव, राइट अंडरस्टैंडिंग, पीस, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस एंड कॉम्पैशन, ठीक है ना। ये दो फैक्टर मैंने आपको बता दिए ह्यूमन वैल्यू के, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। नाउ द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू। फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू का मतलब है ह्यूमन वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स बट टू सिग्निफिकेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट एंड शेपिंग द ह्यूमन वैल्यू। कि ह्यूमन वैल्यू जो ह्यूमन वैल्यूज हमने पढ़ी हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको शेप देने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक तो है कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स, दूसरा है पर्सनल फैक्टर्स एंड एक्सपीरियंसेस। ये जो कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका जो कल्चर होता है, एक दूसरे के, देखिए जो ट्रेडिशंस हो गए, इसके अंदर कुछ नॉर्म्स हो गए, कुछ बिलीफ्स हो गए और कुछ प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, पहले से चली आ रही हैं चीज़ें, तो वहाँ से जो आप सीखते हैं, वहाँ से जो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं, वो कहलाते हैं आपके, वो फैक्टर कहलाते हैं कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स। दीज वैल्यूज, ये जो कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स हैं, दीज वैल्यूज हेल्ड बाय कल्चर और सोसाइटी आर ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पर्सनल फैक्टर्स। ये पर्सनल फैक्टर्स वो होते हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस सीखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, है ना, कल्चरल सोसाइटल, ये आपके कहाँ से आ सकती हैं, कल्चर से आती हैं। ये किसी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी में जिस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं, आप उसको आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स हैं जो आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, वहाँ से जो सीखते हो वो फैक्टर कहलाते हैं आपके पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है ना। जैसे आपका इसमें अपब्रिंगिंग आ जाएगा, ठीक है ना। अपब्रिंग का मतलब आपका जो पालन पोषण कैसा हुआ है, एजुकेशन कैसी हुई है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका, पर्सनल बिलीफ्स क्या हैं आपके, है ना, लाइफ के एक्सपीरियंस क्या हैं आपके, ठीक है। अब ये कहाँ से आ सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स से आ सकते हैं, गार्जियन से आ सकते हैं, आपके मेंटोर से आ सकते हैं, लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट घट गए वहाँ से आ सकते हैं, पर्सनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। तो ये दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स, जो आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं उनको शेप देते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू डेवलप हो रही है, कहते हैं ना कि जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे ही आप भी बन जाओगे। तो कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो सराउंडिंग है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी जितनी भी वैल्यूज डेवलप हो रही हैं, ठीक है ना। आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो झूठ बोलते हैं, तो आप झूठ बोलने लग जाओगे। ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहोगे, ऐसे सराउंडिंग आपका जो गंदे रहते हैं, ठीक, मतलब कभी कभी नहाते हैं, तो आप भी कुछ ऐसे होने लग जाओगे। जिस भी सराउंडिंग में आप रहोगे वैसे ही आप हो जाओगे। इसलिए हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होती हैं हमारी खुद के एक्सपीरियंस से और हमारे सराउंडिंग से, कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारी सोसाइटी कैसी है, वो सारे फैक्टर यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज है उनको शेप देते हैं, उनको डेवलप करते हैं। लिखा है यहाँ पे कि आवर वैल्यूज आर शेप्ड बाय द वर्ल्ड अराउंड अस
कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से डेवलप हो रही है, कहाँ से उनको शेप मिल रही है, जो वर्ल्ड हमारे अराउंड है, यानी कि हमारा जो सराउंडिंग है, एंड बाय आवर ओन एक्सपीरियंस, और हमारे खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स हेल्प अस, अगर हम इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करें तो ये हमको हेल्प करते हैं टू डेवलप, हमको स्ट्रांग बनाते हैं, है ना, पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और मीनिंगफुल वैल्यूज डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार एकेटी में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, कह रहा है व्हाट डू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन, कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है, या फिर अलग तरीके से पूछा क्वेश्चन 14-15 में कि व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये एक ही क्वेश्चन को जो है अलग अलग तरीके से पूछता है, तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है हमारा वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन का जो क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से एकेटीयू पूछता रहता है। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करेक्टर, जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है, बहुत सारी जो पढ़ के आए हैं हम, ये वैल्यू एजुकेशन क्या करती हैं, ये करेक्टर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसको एथिकल बनाती हैं, एंड अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमको रेस्पॉन्सिबल बनाती हैं, है ना, टुवर्ड्स अवर फैमिली, टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, टुवर्ड्स अवर नेचर, ठीक है ना। इट इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस, प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड सोशल हार्मनी, ठीक है ना। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, फाउंडेशन होती है। नेक्स्ट आता है, अब हम समझते हैं वैल्यू एजुकेशन को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप स्पीड को 1.5x कर लीजिएगा, ये रिकमेंडेड स्पीड है। आप कितनी स्पीड पे लेक्चर देख रहे हैं एप्लीकेशन में या यूट्यूब में, आप मुझे कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलो, सो वैल्यू एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग मोरल, ethical and cultural values to individuals, helping them develop a strong character, make ethical decisions and contribute the positivity to society। तो वैल्यू एजुकेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है, वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, आपको मोरल और एथिकल और कल्चरल वैल्यू प्रोवाइड कराता है, इम्पार्ट करता है इंडिविजुअल को, है ना, ताकि वो क्या कर सके, अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सके और एक एथिकल डिसीजन ले सके और पॉजिटिव रह सके और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। भाई वैल्यू एजुकेशन की तो बहुत इंपॉर्टेंस होगी। फर्स्ट वन, वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर अवर इनर हैप्पीनेस, जो कि बहुत जरूरी है। इनर हैप्पीनेस रहना बहुत जरूरी है। तो जो वैल्यू एजुकेशन होती है, जितने भी हमने आपने देखा ना, ह्यूमन वैल्यू जो बहुत सारी हमने पढ़ी हैं, वो अगर हमारे अंदर रहेंगी तो इनर पीस यहाँ पर बनी रहेगी, आप लॉन्ग लाइफ के लिए हैप्पी रहेंगे। दूसरा, इट हेल्प अस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है ना। स्ट्रॉन्ग रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा, आपका टूवर्ड्स अदर्स, बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं, गाँव के, मोहल्ले के, परिवार के लोग हैं, अगर सब लोग जो है वैल्यू एजुकेशन सबके पास रहेगी, सब लोग जो है तो आपस में मिलजुल के रहेंगे, हारमनी रहेगी एक दूसरे के साथ। इट हेल्प अस टू एक्चुअलाइज द पोटेंशियल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अस, कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको ये एक्चुअलाइज कराता है, रियलाइज कराता है। इट हेल्प अस टू विजुअलाइज अवर गोल क्लियरली, ये जो हमारे गोल हैं उनको क्लियरली विजुअलाइज कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, कि जैसे आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गोल को विजुअलाइज कर सकते हैं। यार मुझे अच्छे से बीटेक में अच्छे से एकेडमिक पे फोकस करना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट के लिए भी बहुत कुछ करना है। देन मेरे को जॉब लगेगी, फिर मैं जॉब लगेगी तो मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे होंगे। मतलब एक प्लानिंग कर सकते हैं आप, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इट टीच अस बी इन हार्मनी विद सेल्फ, पीपल एंड नेचर। ये क्या सिखाता है हमको कि जो वैल्यू एजुकेशन हमको सिखाता है कि हार्मनी में रहना चाहिए, अपने आप के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, नेचर के साथ भी। इट हेल्प अस इन ओवरऑल करेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वैल्यू एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट रिड्यूस द फीलिंग ऑफ जेलेसी, दूसरों के साथ जेलेसी को ये रिड्यूस करता है और प्रमोट करता है ब्रदरहुड, भाईचारा को ये प्रमोट करता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आपकी क्या है, कुछ वैल्यूज़ हैं, आपकी वैल्यू एजुकेशन है, मतलब आपके पास जो बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो वैल्यू एजुकेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, क्या कर रहा है आपको, तो आपको जो है जेलेसी को रिड्यूस करता है। अगर मेरे फ्रेंड के मार्क्स ज़्यादा आ गए तो जेलेसी नहीं होनी चाहिए, है ना। मेरे 80% आ गए, दूसरे के, मेरे दोस्त के 50 से आ गए, तो जेलेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट वाइडन्स अवर परसेप्शन टुवर्ड्स द एनालाइजिंग द थिंग्स, चीज़ों को सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये हमारे परसेप्शन को ब्रॉड करता है, वाइड करता है। इट हेल्प अस इन बिल्डिंग अवर थॉट्स एंड करेक्टर, थॉट्स को, करेक्टर को बिल्ड करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर नीड्स
एंड प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू फुलफिल देम, है ना, जो हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमको ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। नेक्स्ट आता है नीड और ऑब्जेक्टिव फॉर द वैल्यू एजुकेशन। यार वैल्यू एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अब वैल्यू एजुकेशन की आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई होगी। अब आप अपने मन से भी 2 नंबर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 7 नंबर में कैसे लिखना है, यानी कि आधा पेज अगर आपको आता है और उसमें 2.5-3 पेज कैसे लिखते हैं, अब तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा। चलिएगा तो जल्दी से देख लेते हैं नीड और ऑब्जेक्टिव फॉर द वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द वेरियस रीजन्स एज इट सर्व्स अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स इन सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत जरूरी है क्या? वैल्यू एजुकेशन। और इसीलिए ह्यूमन वैल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर एक कोर्स के अंदर ही चलाया जाता है। एसेंशियल है, हर एक कॉलेज के लिए एसेंशियल है बेटा, ध्यान रखना। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू, ये ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये हर कोर्स के अंदर मिलेंगे। आपका बी टेक्निकल कोर्स हो, नॉन टेक्निकल कोर्स हो, आपका बीटेक है, बी फार्मा है, MBA, MCA, BBA, BCA, हर कोर्स के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कॉलेज के अंदर ये सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल्स डेवलप एंड स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल फाउंडेशन। तो ये जो मैंने आपको अभी इसकी इंपॉर्टेंस बताई है उसी से रिलेट करके मैं चाहूँगा कि आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको मोरल प्रोवाइड करता है, एथिकल डेवलपमेंट हमारा करता है, सोशल हार्मनी एंड टॉलरेंस। एक्चुअली ये हमको क्या करता है, जो हमारा समाज है उसके लिए हमको रेस्पॉन्सिबल बनाता है। इट डाइवर्स द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। एक तरह से जो वैल्यू एजुकेशन है इसके माध्यम से हम पूरा जो है वर्ल्ड आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है। वैल्यू एजुकेशन प्रमोट्स द टॉलरेंस, ये टॉलरेंस को प्रमोट करता है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, एंड रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स, है ना। तो भाई समाज की जब बात आती है तो डिफरेंट कल्चर के अलग अलग कल्चर लोगों के होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, पर्सपेक्टिव्स लोगों के अलग अलग होते हैं। तो उसमें एक दूसरे के कल्चर को देखना, उसको समझना, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी सुनना, ठीक है, मानना ना मानना अलग बात है, उनके पर्सपेक्टिव को सुनना, ठीक है, और दूसरों के रिलीजन्स की उनकी रेस्पेक्ट करना। इट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल हार्मनी बाय रिड्यूसिंग द प्रीजस एंड प्रमोटिंग द इंक्लूसिविटी, ठीक है ना। तो ये टॉलरेंस का मतलब यही होता है बेटा कि दूसरों को भी सुनना है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस अपनी अपनी चलानी है। नेक्स्ट आता है सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। क्या बनाता है कि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। ये हमको जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमको प्रमोट करता है, एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कम्युनिटी में, कि सोसाइटी की, समाज की जो कम्युनिटी थी पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट द सोशल वेलफेयर के लिए काम करने के लिए प्रमोट करता है ना, एनकरेज करता है। एड्रेस द सोशल इशूज, जो सोशल इशूज है, अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो क्या करता है ये उनको एनकरेज करता है कि जो सोशल इशूज है उनको एड्रेस करें, ठीक है। जो कोई यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं या यूट्यूब एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में टीचर्स हैं या जो MP हैं, MLAs हैं, अपनी अपनी जगह पे क्या करें, वो जो सोशल इशूज हैं उनको एड्रेस करें। इट क्रिएट्स द रेस्पॉन्सिबल एंड एंगेज सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल और एंगेज सिटीजन बनाता है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट वन आता है फोर्थ वन इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जो वैल्यू एजुकेशन है, एक दूसरे में जब झगड़ा हो जाता है तो उसको पीसफुली जो है उस झगड़े को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है ना, उसको क्या करा जाए, डिस्प्यूट्स जो हैं उसको डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए पीसफुली, ठीक है ना, नॉन वायलेंट एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर में। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वैल्यू एजुकेशन आपको एक अच्छे सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें, सही डिसीजन ले सकें। करेक्टर बिल्डिंग, करेक्टर को बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। प्रिवेंशन ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर को ये प्रिवेंट करता है। वैल्यू एजुकेशन कैन सर्व अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट अनएथिकल बिहेवियर इंक्लूडिंग चीटिंग करना, झूठ बोलना, बुलिंग करना। इट रेज द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच बिहेवियर्स एंड एनकरेज द एथिकल अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। तो ये एक तरह से ये जो 2 टॉपिक्स हो गए मिलते जुलते हो गए एक तरह से, कि इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ये एक सिंपल पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ पर ये हेडिंग में लिख दिए हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग तरीके से, एक ही क्वेश्चन वैल्यू एजुकेशन का ये अलग अलग तरह से लैंग्वेज चेंज करके पूछता रहता है, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन, कि जो वैल्यू एजुकेशन हमने पढ़ा है कि वैल्यू एजुकेशन किस तरह से जो है हमको हेल्प करती है ओवरऑल हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट में। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं वैल्यू एजुकेशन की।
ऑल्सो एक्सप्लेन द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एजुकेशन फॉलो द सर्टेन फंडामेंटल गाइडलाइंस टू एंश्योर इट इज इफेक्टिव, मीनिंगफुल एंड एप्लीकेबल इन रियल लाइफ। ठीक है ना। तो जो वैल्यू एजुकेशन है ये फॉलो करता है कुछ फंडामेंटल गाइडलाइंस को। ये जो फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं ये एंश्योर करती है इफेक्टिव, मीनिंगफुल एंड एप्लीकेबल इन रियल लाइफ। ये जो फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं ये रियल लाइफ में मीनिंगफुल होनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। पहला देखेंगे यहाँ पर हम, पहली जो गाइडलाइन है कि यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल टू ऑल, कि भाई जितनी जो वैल्यू एजुकेशन है ना, ये क्या होनी चाहिए, वैल्यू जो है वैल्यूज शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। कि यूनिवर्सल का मतलब है कि सबके लिए, एप्लीकेबल टू ऑल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, भाई सच बोलना, ईमानदार रहना, तो वो किसी भी कल्चर का व्यक्ति हो, किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, वो सबके लिए क्या है, सेम है, एप्लीकेबल टू ऑल है। दूसरा आता है रेशनल एंड जस्टिफिएबल, यानी कि जो वैल्यूज हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉट जस्ट ब्लाइंड बिलीफ। ऐसा नहीं कि एक आपने किसी ने आपको कुछ बताया और आपने बिलीव कर लिया, एक ब्लाइंड बिलीफ नहीं होनी चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना है। ठीक है ना, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेशनल मतलब लॉजिकल होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, वहां पे कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, आप एल्डर्स की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं एल्डर्स की, बट अंडरस्टैंडिंग देयर एक्सपीरियंस एंड विजडम। अब किसी की कोई एल्डर है, उसकी उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन उसका जो है एक्सपीरियंस कैसे हैं, उसकी विजडम कैसी है, केवल बड़ा होना, उम्र में बड़ा होना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है ना, उसकी विजडम क्या है, तो वो उसको मीनिंगफुल बनाता है। सो हम कह सकते हैं कि दीज गाइडलाइंस क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर वैल्यू एजुकेशन, कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती हैं वैल्यू एजुकेशन के लिए, एंश्योरिंग दैट द वैल्यूज आर अंडरस्टूड, एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इन डेली लाइफ। तो यहाँ पर मैंने कितनी बताई, दो बताई आपको अभी, कि यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल टू ऑल, रेशनल होनी चाहिए, जस्टिफिएबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, लीड्स टू हार्मनी एंड हैप्पीनेस, कि जो वैल्यू बेस्ड एक्शंस हैं दैट शुड बी क्रिएट इनर पीस एंड सोशल हार्मनी। एग्जाम्पल फॉर हेल्पिंग अदर्स इन नीड्स ब्रिंग बोथ पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलबींग, यानी कि आपने जो है किसी की हेल्प करी, जरूरतमंद की हेल्प करी आपने, तो उससे क्या होगा, आपको जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा आपको, और इसमें दूसरों की मदद भी होगी, वेलबींग भी होगी। नेक्स्ट आता है नेचुरली एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन बींग्स, वैल्यूज शुड अलाइन विद द ह्यूमन नेचर एंड इनर एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल इस तरह, कॉम्पैशन एंड काइंडनेस आर नेचुरली अप्रिसिएटेड बाई एवरीवन। कि भाई कॉम्पैशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि भाई दूसरों के दुख में शामिल होना और उनके लिए कुछ मदद करना। ठीक है, तो ये नेचुरली अप्रिसिएटेड, हर भी भाई अगर दूसरों के दुख में आप शामिल होते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये हर कोई क्या करेगा, आपकी तारीफ करेगा, हर कोई अप्रिसिएट करेगा आपको। फुलफिल्स द ह्यूमन गोल्स हॉलिस्टिकली। ठीक है, तो वैल्यू शुड बी कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, कि भाई एनवायरमेंट की अगर हम एनवायरमेंट के प्रति अगर हम रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है, तो वो सबके लिए फ्यूचर जो है, आने वाली जनरेशन जो है उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। नेक्स्ट आता है एंश्योर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, वैल्यू शुड सपोर्ट अ सस्टेनेबल एंड बैलेंस लाइफ, ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस लीड टू ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेसमैन जो है वो ऑनेस्ट प्रैक्टिस करता है ना, कोई मतलब जो है डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अगर कोई जस्ट फॉर एग्जांपल शॉपकीपर है कोई, है ना, तो वो सही अमाउंट में जो है सामान, जो भी प्रोडक्ट है वो दे रहा है, ठीक है ना, कोई वेइंग मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर जुड़े रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब है। द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन मस्ट इंक्लूड, इसके अंदर आता है ऑल डायमेंशंस एंड ऑल लेवल्स। डायमेंशन का मतलब है थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन। ऑल लेवल्स का मतलब है इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लिविंग। इट मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच दीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। तो कहने का मतलब है वैल्यू एजुकेशन के अंदर जो कंटेंट आता है वो क्या था, बिहेवियर, वर्क, रियलाइजेशन एंड थॉट। और ये क्या होना चाहिए, ऑल लेवल पे होना चाहिए, यानी कि फैमिली इंडिविजुअल लेवल पे भी, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेचर पे और एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लेवल पे। ठीक है, चलो जी,
नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, अच्छा प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू दैट द सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड नॉट ऑफ गिविंग सेमिनार्स स्पीच और टेलिंग। मतलब ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर बेस होना चाहिए। मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन से डिसाइड करूँगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी ने कोई लेक्चर दिया है ना, कोई स्पीच दी और हमने उसको ऐसे ही मान लिया। किसी ने डूज एंड डोंट्स बताया कि ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं मानना है। वॉट एवर इज़ फाउंड एज ट्रूथ और रियली मे बी स्टेटेड एज पर्सनल एंड हैज़ टू बी वेरीफाइड एट योर ओन राइट। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ बताई गई है तो आप अपने स्तर पे उसको डिसाइड करेंगे क्या ये सही है मेरे लिए क्या गलत है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन वॉट यू आर वॉट यू रियली वॉन्ट। मतलब एक तरह से ये क्या है, आपका जो प्रोसेस के अंदर ये भी आता है कि आप क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बीच में ये डायलॉग होते हैं। ठीक है, संवाद होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ and through that knowing entire existence. It is the process of recognizing one relation with every unit in existence in fulfilling it. यानी कि ये क्या करता है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसके जो रिलेशन है विद एवरी यूनिट। अब इस जो कोई देख मान लो अपना एग्जांपल आप ले सकते हो, आपका रिलेशन किससे है भाई, आपका रिलेशन आपकी फैमिली से है, आपके दोस्तों से है, आपके टीचर्स के साथ है और नेचर के साथ है, सोसाइटी के साथ है ना, मिट्टी के साथ है, सबके साथ आपका क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आप इस मिट्टी में पैदा हुए हो, इस मिट्टी में चले जाओगे। ठीक है ना, चलो दिस प्रोसेस हेल्प यू इन हारमोनी विद योर सेल्फ, आप खुद के साथ हारमोनी में रहोगे, एंड हारमोनी विद एवरीवन अराउंड, आपके आसपास जो भी है ना सोसाइटी है, सबके साथ क्या रहेंगे आप हारमोनी में रहेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा इसने 2016-17 में कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। 18-19 में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि व्हाट इज एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद डायग्राम, डायग्राम के साथ समझाओ। ठीक है ना, तो देखो ये अलग अलग तरीके से ये सेम क्वेश्चन को जो है एक क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में पूछ लेता है। तो समझते हैं बेटा यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिएगा, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन देखो सॉइल है ना, मिट्टी से आपका रिलेशन है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशन है, फैमिली के साथ आपका रिलेशन है, एयर के साथ, अरे आप सांस ले रहे हो, हवा ले रहे हो, ठीक है, वाटर आप पी रहे हो, तब बिना पानी के बिना हवा के है ना आप जी नहीं सकते, कोई जी नहीं सकता है, तो इनके साथ रिलेशन है, पेड़ पौधों के साथ हमारा रिलेशन है। ठीक है ना, चलिएगा तो देखते हैं क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिन वंस थॉट, कि किसी भी व्यक्ति के थॉट्स को एग्जामिन करना, उसके बिलीव्स को, उसकी वैल्यूज़ को, उसके एक्शंस को, टू गेन द क्लैरिटी अबाउट वन सेल्फ, कि उसकी क्लैरिटी आए, उस किसी भी व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी आए। तो क्लैरिटी कब आएगी कि जब हम एग्जामिन करेंगे, कि हम जब जानेंगे कि उसके थॉट क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल एंड अलाइंग एक्शन अकॉर्डिंगली। इट इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को इन्वेस्टिगेट करूंगा कि मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है। व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज ट्रू फॉर मी, हैज़ टू जज विद इन माई सेल्फ। मैं अपने आप से अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा और मैं जानूंगा एक्सप्लोर करके कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ कि जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, एक चीज़ उससे पहले ये समझिएगा, मैं भी समझाऊंगा डायग्राम से। ये डायग्राम है, ठीक है ना, इस डायग्राम से हम इसको समझ लेंगे अभी कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, और ये डायग्राम बना करके आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। आप यहाँ पर एक चीज़ उससे पहले समझ लिए, 2 नंबर में पूछा था कि बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर्स टू फॉलोइंग फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पहला कि द डिज़ायर और गोल, कि व्हाट आर माई डिज़ायर, व्हाट इज़ माई गोल, मेरा गोल क्या है, मेरी डिज़ायर क्या है ना। व्हाट डू आई रियली वांट इन माई लाइफ, है ना, कि भाई व्हाट इज़ गोल ऑफ ह्यूमन, मतलब मैं अपने जीवन में करना क्या चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, हमारा गोल क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है। अब ये जो हमारी गोल या डिज़ायर है, इसके लिए हमारा प्रोग्राम क्या है। ठीक है, कैसे हम उस गोल को, उस डिज़ायर को अचीव करेंगे। व्हाट इज़ माई प्रोग्राम
फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर, कि डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए क्या प्रोग्राम है, हाउ टू फुलफिल इट, इसको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द प्रोग्राम टू अचीव, टू एक्चुअलाइज द गोल, इस गोल को एक्चुअलाइज करने के लिए, अचीव करने के लिए, है ना, प्लान क्या है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका ये बेसिक कंटेंट है किसका, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस का। अब ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है इसको हम जरा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब है कि आपके पास कोई प्रपोजल आया है ना, तो उसको आपको इमीडिएटली क्या नहीं करना है, ना तो यस करना है ना तो नो करना है। आपको ना तो यस करना है ना तो नो करना है, आपको उसको पहले वेरीफाई करना है। पहले प्रपोजल आया, ठीक है ना, प्रपोजल क्या करना है, ना तो आपको यस करना है इमीडिएटली और ना तो आपको नो करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है पहले। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, आपका जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है उसके बेसिस पे आपको ये वेरीफाई करना है पहले। ठीक है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन व्हाट इज माय नेचर। मान लीजिए इसको किस एग्जाम्पल से हम समझें कि फॉर एग्जाम्पल एक किसी ने आपको ये कहा कि मान लीजिए आपके सीनियर ने आपको ये कहा कि आपको केवल वन, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, मान लीजिए, है ना, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और आपको आपके सीनियर ने ये बोल दिया कि आप केवल वन शॉट से काम चलाना, केवल वन शॉट से आप देखना। अब उसको आपने इमीडिएटली नहीं मानना है कि मुझे वन शॉट से काम, मान लीजिए मैथमेटिक्स एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक सब्जेक्ट एग्जाम मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिक्स को वन शॉट से देख लेना। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जो वन शॉट से समझ में आ जाए, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनको वन शॉट से समझ में ना आए। तो किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक बच्चे ने आपको कहा कि यार तू वन शॉट से देख ले। अब तुझे ना तो यस करना है ना तो नो करना है, ना तो उसकी बात को मानना है ना तो उसको एक्सेप्ट करना है ना तो उसको रिजेक्ट करना है। तेरे को वेरीफाई करना है पहले कि यार ये जो कह रहा है कि मैथमेटिक्स को मैं क्या वन शॉट से कर सकता हूँ, तो ये डिपेंड करेगा, हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब उसको क्या करेंगे, कीप आस्किंग, आप अपने आप से पूछेंगे कि यार मैं वन शॉट से देख सकता हूँ, क्या मेरा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग है मैं डायरेक्ट वन शॉट देख लूँ, या फिर मुझे लेक्चर देखने चाहिए, यस और नो। तो अगर आपको लेक्चर देखने चाहिए तो आप उस प्रोसेस को कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं भाई मुझे वन शॉट से समझ में नहीं आएगा, मैं तो डिटेल लेक्चर देखता हूँ और डिटेल लेक्चर से मुझे ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, आप अपने नेचर के हिसाब से उसको वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जब आपने रियलाइज किया, आपने डिसाइड किया मुझे वन शॉट देखने कि डिटेल लेक्चर देखने, आपने रियलाइज हो गया आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी, रियलाइज हो गया आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने जो है डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, डिटेल लेक्चर देखने हैं। तब आपने डिटेल लेक्चर देख लिए, मतलब जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं तो आपने उसको अकॉर्डिंग जो है अपना जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, यानी कि अगर आपने रियलाइज हो चुका है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस तरह से ही करना है, तो आपने क्या करना है, उसके हिसाब से जो आपने डिसाइड किया है वो अपने जीवन में लागू करना है, उसी के हिसाब से आपको जीना है। क्या करना है, उसी के हिसाब से आपको जीना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, उसको आपको अपने हिसाब से क्या करना है, जीना है। नेक्स्ट, अब आप उसको अपने हिसाब से जी रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं आप, है ना, टेस्ट कर रहे हैं। अब जब उन चीज़ों को आपने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, उन वैल्यूज़ को अप्लाई कर दिया, उसी के हिसाब से आप अपने जीवन जी रहे हैं। अब आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, यानी कि एश्योरेंस, क्या वो जो हमने किया है वो आप क्या सेटिस्फाई हैं उससे, मतलब क्या वो सही है जो आपने डिसाइड किया था, क्या आप सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको उससे, जो आपने जीवन में अपने लागू किया है, जिस तरह से आप जीवन को जी रहे हैं, क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या वो यूनिवर्सली है, क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि वो अप्लाइज टू ऑल, यानी अप्लाइज टू ऑल का मतलब होता है कि वो हर टाइम में क्या हो रहा है कि भाई कोई चीज़ मतलब हर एक टाइम, मतलब हर समय एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं जो आपने वैल्यू अप्लाई करी अपने जीवन में, मान लीजिए टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और स्पेस चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल के लिए भी क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस है। बेसिकली जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें क्या करना है आपको कि जो भी प्रपोजल आपको मिलेगा उसको इमीडिएटली ना तो एक्सेप्ट करना है ना तो उसको रिजेक्ट करना है। अपने नेचर के हिसाब से आपको बार बार आपको अंदर से पूछना है कि ये मेरे नेचर के हिसाब से है या नहीं है। फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से। फिर जो है आप रियलाइज़ होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। देन उसके बाद वो आप अपने जीवन में लागू करेंगे, उसके हिसाब से अपने जीवन को जिएंगे। देन उसको टेस्ट करेंगे, है ना, एश्योरेंस करेंगे, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यूनिवर्सली है, सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, हर टाइम वैलिड होना चाहिए, हर स्पेस में वैलिड होना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए वैलिड होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर बेटा हमने लिखी गई है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताया।
है ना। जैसे आपके पास कोई प्रपोजल आता है, कोई प्रपोजल प्रेजेंट होता है, तो डोंट एज्यूम कि वो ट्रू है इमीडिएटली, ना तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ना तो उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो वही चीज़ें एक बार इसको रीड आउट करेंगे इस पीडीएफ से तो आप काम हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन, तो वीडियो बहुत लंबी जा सकती है। चलो, एक होता है यहाँ पर अवर प्री कंडीशनिंग में हिंडर द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन द फॉलोइंग वे। अब कई बार क्या होता है कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है कि कुछ ऐसी प्री कंडीशन होती हैं कि वो हमारी जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो नहीं हो पाता है। जैसे वी ऑपरेट लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि हम किसी न किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ड्रिवन फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि आउटसाइड से ड्रिवन है, आइदर फ्रॉम द सेंसेशन और बेस्ड ऑन प्री कंडीशनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बिलीफ है किसी के, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्री कंडीशनिंग मतलब किसी को आपने परिवार में ये बता दिया, है ना, जब आप छोटे बच्चे थे आपको बता दिया कि भाई अगर आपके पास एक बढ़िया कार होगी तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। गुड लाइफ का मतलब है आपके पास अच्छी कार है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ अच्छी है। अब ऐसा कोई व्यक्ति मान के बैठ जाता है, कोई बच्चे को मन में बैठ जाता है, यार मेरे पास जब तक अच्छी कार नहीं होगी तब तक मेरी लाइफ जो है अच्छी नहीं रहेगी, तो कार अच्छी आ जाएगी तभी मेरी लाइफ अच्छी मानी जाएगी। तो ये प्री कंडीशनिंग है और जो कि गलत है। इफ आवर डिजायर्स, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड ऑन द प्री कंडीशनिंग, वी आर जनरली इन ए स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन, है ना। पहले से प्री कंडीशनिंग लगी हुई है तो हम ग्रेट कन्फ्यूजन में रहते हैं। दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस, जो कि अनहैप्पीनेस को लीड करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को लीड करेगा और स्ट्रेस को क्या करेगा, लीड करेगा। स्ट्रेस आएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अनहैप्पीनेस आएगी। क्योंकि आपको पता है कि अब क्या वगैरह, तो जैसे कई बार जॉब लग जाती है ना, सैलरी भी कम होती है और उसको पहले से पता नहीं यार कार जब तक नहीं होगी ना तब तक मज़ा नहीं है, कार का स्टेटस होना चाहिए। अब वो जो है किस्त पे, इंस्टॉलमेंट पे जो कार ले लेगा तो कार ले लेगा, फिर किस्त जो है, अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, जॉब की भी अनसर्टेनिटी होती है कई बार, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक स्ट्रेस आएगी। यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट डू यू मीन बाय योर नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, ठीक है ना। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस तो पहले भी मैं कई बार बता ही चुका हूँ, कई बार ये टर्म आ चुकी है, तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, है ना। तो ये क्या होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब है ये इनबिल्ट होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट, ट्रू एंड बेनिफिशियल, जबकि एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है कि वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कि जो आपने कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपने एक्सेप्ट किया है तो उसका वेरिफिकेशन करना है थ्रू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। बात समझ रहे हो। तो अपनी रियल लाइफ में जो आपने वैल्यूज को एक्सेप्ट किया है उनको आपको वेरीफाई करना है अपनी रियल लाइफ में, ठीक है। अब ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से आती है, इनर कॉन्शियस सेल्फ, जबकि ये जो आपकी एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन होता है कम फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन आती है, प्रैक्टिस आती है, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस आती हैं। डिपेंडेंस की बात करें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होता है, जैसे सोसाइटी का, कल्चर का, ट्रेंड्स का, नेचुरल एक्सेप्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंडेंट ऑन द रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड आउटकम्स। मेथड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट हम समझ लेते हैं। वी नेचुरली फील दैट ऑनेस्ट इज राइट, हम जनरली ये मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि जो ऑनेस्टी है वो राइट है। व्हेन वी प्रैक्टिस ऑनेस्टी, लेकिन हम उस ऑनेस्टी को जब रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो इट बिल्ड द ट्रस्ट एंड प्रूव्स इट्स करेक्टनेस, ठीक है ना। हमको सबको पता है कि जो है ऑनेस्टी जो है वो राइट चीज़ है, वो अच्छी है, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। लेकिन उस ऑनेस्टी का जब हम इस्तेमाल, जैसे हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपको हम कंटेंट दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके साथ हमारे कनेक्शन अच्छे होंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, है ना, स्टूडेंट्स का, राइट। नेक्स्ट आता है आउटकम, तो प्रोवाइड द इनर क्लैरिटी एंड राइट डायरेक्शन। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है ये इनर क्लैरिटी प्रोवाइड कराता है, राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, जबकि एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या करता है, ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, बिलीफ इन द राइट एक्शन, बिलीफ पड़ता है राइट एक्शन में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 11, ह्यूमन कह रहा है कि हाउ वैल्यूज डू डिफर फ्रॉम द स्किल्स। इंपॉर्टेंट है कि जो स्किल्स होती हैं और जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में कैसे एक दूसरे से अलग हैं। एंड हाउ आर वैल्यूज स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो वैल्यूज और स्किल्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि स्किल्स के बिना वैल्यूज बेकार है और वैल्यूज के बिना स्किल्स बेकार हैं। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर स्किल्स होना भी जरूरी है, वैल्यूज का होना भी जरूरी है। फॉर सक्सेस इन एनी ह्यूमन एंडिवर बोथ वैल्यूज
एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड, ये एक्सप्लेन करना था आपको। AKT 2017, 18, 15, 16 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो वैल्यूज क्या होती हैं, द वैल्यूज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, पहले भी मैंने बता चुके दो बार कि जो वैल्यूज होती है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होती हैं दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर की गाइड करती हैं, एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट, कि हमारे लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, एथिकल और मीनिंगफुल लाइफ हमको प्रोवाइड कराती है। तो है ना, तो वैल्यूज क्या करती हैं, वैल्यूज क्या हैं कि भाई जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कोड्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और जो वैल्यूज हैं वो हमको गाइड करती है ह्यूमन के बिहेवियर में, डिसीजन लेने में, राइट रॉन्ग को समझने में। ठीक है, नाउ स्किल्स क्या हैं, स्किल्स आर लर्न एबिलिटीज, ये हम लर्न करते हैं, ये हम सीखते हैं, है ना, या हमारे ये इनेबल्स द पर्सन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, है ना, इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए, है ना, तो वो क्या कहलाती हैं, स्किल्स हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्किल्स हैं, इसका मतलब वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली टास्क परफॉर्म कर सकता है। नाउ द नेचर कैसा होता है वैल्यूज का, ये रिलेटेड टू करेक्टर, ये करेक्टर को डिफाइन करती हैं, उसके एटीट्यूड को बताती हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बताती हैं। जबकि स्किल्स क्या होती हैं, रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टाइज। फंक्शंस की बात करें तो वैल्यूज क्या करती हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, बताती हैं। ये क्या करती हैं, स्किल्स हेल्प इन अचीविंग द एफिशिएंसी और एक्सेलेंस इन द टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक्सेलेंस को और एफिशिएंसी को अचीव कर, उसमें एक्सेलेंस आता है, एफिशिएंसी आती है अगर स्किल्स होंगी। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से हमको वैल्यूज मिलती हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस से और एजुकेशन से। जबकि ये लर्न थ्रू द प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनेस्टी, काइंडनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, ये सब वैल्यूज के अंदर आते हैं। जबकि स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है ना, तो ये सब स्किल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस के लिए क्या केवल वैल्यू से सक्सेस मिल जाएगी या केवल स्किल से सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लिखा है कि वैल्यूज गिव द राइट डायरेक्शन टू आवर थॉट्स, डिसीजंस एंड एक्शंस, जबकि स्किल्स हमको प्रोवाइड कराती हैं एबिलिटी एंड एफिशिएंसी टू एग्जीक्यूट दीज एक्शंस। नाउ टुगेदर वैल्यूज एंड स्किल्स दोनों मिलकर के ये क्या करती हैं, पर्सनल एक्सीलेंस एंड द सक्सेस ऑफ एन ह्यूमन एंडेवर। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा कि वैल्यूज का मतलब है राइट डायरेक्शन, स्किल्स का मतलब है इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, सक्सेस का मतलब है कि इन दोनों का हमको यूज करना है। कंक्लूजन देख लीजिएगा, लिखा है कंक्लूजन कि वैल्यूज विदाउट स्किल्स मे नॉट अचीव रिजल्ट्स। वैल्यू के बिना, वैल्यूज विदाउट स्किल्स, अगर स्किल्स नहीं है, केवल वैल्यूज से आप रिजल्ट को अचीव नहीं कर सकते। एंड स्किल्स विदाउट वैल्यूज मे लीड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बिना वैल्यूज के केवल स्किल्स से आप जो है रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। तो दोनों अगर होंगे, स्किल्स भी हों, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास स्किल्स नहीं है, केवल वैल्यूज हैं, तो वो किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा, स्किल्स का होना जरूरी है। और केवल स्किल्स हैं और वैल्यूज नहीं है तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आता है, और आई थिंक दिस इज द, ये हमारा वन शॉट जो है एंड होने वाला है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट आर द बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिफाइन एंड एक्सप्लेन। एक इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा था, हाउ डू यू लुक एट योर बेसिक एस्पिरेशंस, इज इट टू बी, टू गेट, टू बिकम। तो टू बी, टू गेट, टू बिकम का मतलब अपनी समझ लें, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू फंडामेंटल एस्पिरेशंस। बोला ना इसने, व्हाट आर द बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो एक आता है हैप्पीनेस, कि भाई एवरी ह्यूमन बीइंग क्या हैप्पी रहना चाहेगा, यस। क्या वो प्रॉस्पेरस रहना चाहेगा, उसके पास प्रॉस्पेरिटी रहनी चाहिए, बिल्कुल। तो हैप्पीनेस पता है आपको, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ इनर पीस एंड कंटेंटमेंट, लगातार आपकी जो है इनर पीस बनी रहे, है ना, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ इनर पीस, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस होने चाहिए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और बाकी अदर वेलबींग को भी क्या कंट्रीब्यूट कर सकें आप। नेक्स्ट, अब ये टू बी का मतलब समझना जरा, टू बी, टू गेट और टू बिकम। टू बी का मतलब है टू एग्जिस्ट विद इनर हार्मनी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। इसके राइट प्रायोरिटी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट लीड्स टू फुलफिलिंग द लाइफ, है ना, लाइफ को फुलफिल करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा है कि लिविंग पीसफुली, इसमें इंसान पीसफुली लिव कर सकता है। मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप,
और गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। टू बी का मतलब तो ये हुआ। टू गेट का मतलब है टू एक्वायर द मटेरियल रिसोर्सेस एंड पसेशंस, मतलब इसकी नीड है, मतलब टू गेट मतलब हमें चाहिए, उनको पाना है ना, तो इसका मतलब नीडेड तो है, बट शुड नॉट द ओनली गोल। भाई किसी चीज को पाना, धन दौलत इकट्ठा करना है, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन केवल धन दौलत इकट्ठा करना ही गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अर्निंग मनी फॉर कंफर्टेबल लाइफ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यू, आपको कंफर्टेबल लाइफ के लिए मनी अर्न करनी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यू, आप अपनी वैल्यूज को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। टू बिकम का मतलब है टू अचीव द स्टेटस को अचीव करना है, रिकॉग्नाइज होना है अपने आप को, सक्सेस लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। बट शुड अलाइन विद वंस हैप्पीनेस एंड एथिक्स के और हैप्पीनेस के साथ अलाइन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बट शुड अलाइन विद वंस हैप्पीनेस एंड एथिक्स। समझ रहे हो, अपने एथिक्स जो है वो नहीं भूलने हैं, हैप्पीनेस को इग्नोर नहीं करना है। तो आप कितना भी धन कमा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना भी अर्निंग कर लीजिए, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं और वैल्यूज आपके अंदर नहीं है, ठीक है, आप दूसरों को परेशान करके, दूसरों के साथ चीटिंग करके अर्निंग अगर आप कर भी लेंगे तो दैट इज नॉट गुड, उससे आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा भी हमने, क्या लिखा है, तो राइट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, टू बी देन टू गेट, पहले टू बी फिर उसके टू गेट विद बैलेंस एंड देन टू बिकम, फिर आपको बनना है टू बी के बाद टू गेट, उसके बाद टू बिकम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, या फिर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 times S विद, ये तो मैं बता ही चुका हूँ पहले, ठीक है ना। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ कि हैविंग क्लैरिटी अबाउट वन सेल्फ, रिलेशनशिप, सोसाइटी, नेचर। भाई आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो ठीक रहनी चाहिए, सोसाइटी के साथ आपका जो नेचर, जो आपकी रिलेशनशिप है वो अच्छी होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व द सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज, विजडम टू मेक द रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल डिसीजंस। राइट रिलेशनशिप है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया, मेंटेन द हार्मनी इन ह्यूमन इंटरेक्शन, दिस इंक्लूड्स द म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन फैमिली के साथ कोऑपरेट करना है, सोसाइटी के साथ, पूरी दुनिया के साथ, ठीक है ना। फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब है कि हैविंग द एक्सेस टू बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट सच एज फूड होना चाहिए, है ना, फूड रहेगा तभी तो जिंदा रहेगा आदमी, क्लोथिंग है ना, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, ठीक है ना, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन जरूरी है, अदर फैसिलिटी फॉर डिसेंट लिविंग, ये सब जरूरी है। चलिएगा, तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज टुगेदर हेल्प अस लिव इन हार्मनी विद अवर सेल्फ, सोसाइटी, सराउंडिंग एंड ऑल दैट एग्जिस्ट। तो एस ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, एंड फुलफिल अवर बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस में और प्रोस्पेरिटी में डिफरेंस बताओ। तो बेटा हैप्पीनेस हम पढ़ चुके हैं, प्रोस्पेरिटी हम पढ़ चुके हैं, अनहैप्पीनेस तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को ये अलग अलग तरीके से पूछता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस एक बार फिर से देख लेंगे। हैप्पीनेस इज व्हाट, स्टेट ऑफ इनर पीस, ये इनर पीस, अंदर से जो शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, एंड हार्मनी इन लाइफ में जो हार्मनी मिलती है ना, अपने अंदर हार्मनी, तो अपनी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, पूरे नेचर के साथ। इट कम्स फ्रॉम द राइट अंडरस्टैंडिंग, मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ पर्पस, ठीक है। अनहैप्पीनेस का क्या मतलब है, दुख, स्टेट ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन, सफरिंग ऑफन कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स, अनफिल्ड द डिजायर्स, जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारे गोल हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, द लैक ऑफ इनर हार्मनी नहीं है। प्रोस्पेरिटी का मतलब कई बार आ चुकी है टर्म कि स्टेट ऑफ हैविंग, कि मोर देन इनफ रिसोर्सेज, आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि आप अपनी फिजिकल नीड को पूरा कर सकें, है ना, मेटेरियल नीड को पूरा कर सकें। ट्रू प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स, जो और इसी के अंदर आता है आपका एथिकल एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि आप दूसरों की मदद भी करें, ठीक है। अब हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी जो है, इनमें डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है। नाउ द कैन हैप्पीनेस बी ऑब्टेन्ड विदाउट प्रॉस्पेरिटी, यस इट इज पॉसिबल इफ अ पर्सन हैज इनर पीस, अगर किसी पर्सन के अंदर इनर पीस है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और मेंटल स्टेबिलिटी है, तो वो क्या कर सकता है, बिना वेल्थ के, बिना प्रॉस्पेरिटी के भी हैप्पी रह सकता है, वो खुश रह सकता है। ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस होता है, ह्यूमन
एंड लास्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा देखो, इधर लिखा हमने ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इधर लिखा हमने एनिमल कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है ये हाईली सेल्फ अवेयर होते हैं, ये थिंक कर सकते हैं अबाउट ओन थॉट्स, ठीक है। जबकि जो एनिमल कॉन्शियसनेस होती है ये लिमिटेड और एब्सेंट, इनके अंदर जो ये थिंक नहीं कर सकते, इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है, कुछ छोड़ दे तो। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉल्फिन है, उसके अंदर थोड़ी समझने की शक्ति होती है। फ्यूचर प्लानिंग, कैन प्लान एंड विजुअलाइज द फ्यूचर। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि प्लान कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकते हो, मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, मेहनत करूँगा तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, शादी हो जाएगी और फिर बच्चे हो जाएंगे। तो आप बच्चों की प्लानिंग भी कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, इंसान ही कर सकता है इस काम को, है ना, एनिमल्स नहीं करते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं लिव्स मोस्टली इन प्रेजेंट, ये बस प्रेजेंट में जीते हैं, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, जबकि ये डिसीजन इंस्टिक्ट बेस्ड डिसीजन, ये मतलब इंस्टिक्ट मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो प्रवृत्ति, मतलब ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉगी है कोई, आपने डॉगी के सामने दूध रख दिया, है ना, तो वो उसने पी लिया, तो है ना, तो वो वो इंस्टेंट डिसीजन ले सकता है। बाकी उसके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यूज द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज विद ग्रामर, भाई इंसान तो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर जो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साउंड्स, ये साउंड के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट। जैसे डॉगी का एग्जांपल लीजिए, डॉगी क्या करेगा, मान लो कोई अनजान व्यक्ति उसको दिखाई देगा तो भौंकना स्टार्ट कर देगा। जेस्चर्स और सिग्नल्स, है ना, अपने मालिक के सामने पूंछ हिलानी स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो एनिमल्स क्या करते हैं, सिग्नल्स, साउंड्स, जेस्चर्स, है ना, इससे जो है कम्युनिकेट करते हैं। जबकि इंसान जो है ग्रामर का यूज़ करके और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये रीजनिंग का यूज़ करके, क्रिएटिविटी का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स मोस्टली थ्रू ट्रायल एंड एरर, ये ट्रायल एंड एरर से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लर्न बिहेवियर, है ना, जैसे डॉगी है, डॉगी से कोई टास्क आप कराना चाहते हैं तो आपने ट्रेन करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएट आर्ट्स, ये आर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, लिटरेचर क्रिएट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कितनी, जब आप देख सकते हैं इंसानों ने कितनी टेक्नोलॉजी जो है कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। तो लिमिटेड क्रिएटिविटी होती है एनिमल्स के अंदर। जैसे वर्ड बिल्डिंग नेट्स, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्रिएटिविटी तो होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। जैसे चिड़िया होती हैं, अपना घोंसला बना लेती है, अपना घर बना लेती हैं, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी, ठीक है, बट वो लिमिटेड होती है। मॉरल एंड एथिकल थिंकिंग, हैज ए सेंस ऑफ मॉरलिटी, जस्टिस एंड एथिक्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। जबकि एक्ट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रिक्ट एंड लर्न बिहेवियर, ये जो उनको लर्न कराया गया तो उसी के आधार पर ये जो है एक्ट कर सकते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन, डेवलप कल्चर, ट्रेडिशन एंड बिलीफ सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर। जबकि सम एनिमल्स हैव द सोशल स्ट्रक्चर, कुछ के अंदर होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देखा जो बीज होती है, मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी क्या होती है, पूरे का पूरा मधुमक्खी एक साथ उड़ती है, तो उनके अंदर एक वो होती है, मतलब उनके अंदर एक सोशल स्ट्रक्चर है। जैसे वॉल्व्स होते हैं ना, भेड़िए होते हैं, वो झुंड में चलते हैं, ठीक है, बट नो इवॉल्विंग ट्रेडिशन, ऐसा कोई इवॉल्व ट्रेडिशन इनके अंदर नहीं होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच गया था बेटा लास्ट में, उसके बाद थैंक यू वाली स्लाइड आ गई है। आप भी कहेंगे लास्ट क्वेश्चन कर करके सर आपने जो है खींच दिया चीज़ों को, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके, देखिए आप जब पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे, करना ही क्या है, एग्जाम देना है आपको, और एग्जाम के टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ देंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो, और काम का सब्जेक्ट है यार आपकी, नाम ह्यूमन वैल्यू है, इस सब्जेक्ट की वैल्यू है, तो इस बात थोड़ी ना है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है आपका, बट आप इसको वैल्यू देते नहीं हो सब्जेक्ट को। वॉट आर द 4 लेवल्स ऑफ अवर लिविंग, हमारे लिविंग के जो 4 लेवल्स हैं वो क्या हैं। जैसे ये 4 लेवल्स हैं, लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 लेवल्स ऑफ लिविंग फोकस ऑन हॉलिस्टिकल ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड अवर इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप, ठीक है। भाई हम इस दुनिया में अगर रह रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन आता है इसमें, भाई 4 लेवल कौन कौन, लिविंग इन वन सेल्फ, दूसरा है लिविंग इन फैमिली, एंड द थर्ड वन इज लिविंग इन सोसाइटी, द फोर्थ वन इज लिविंग इन नेचर, ठीक है। तो लिविंग इन माई सेल्फ का क्या मतलब है, सेल्फ अवेयरनेस, इनर हार्मनी, मतलब अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने आप को समझना, है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीविंग इनर पीस, ये सब किसके अंदर आता है, अपने ऊपर फोकस करना है, प्राणायाम करो, योगा करो अपने लिए, ठीक है ना। दूसरा लिविंग इन फैमिली, लिविंग विद फैमिली इन अ वे दैट प्रमोट्स द लव, अपनी फैमिली में आप रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आप तरीके से रहें, है ना, उनकी किसी बात का बुरा ना माने, ठीक है ना, लव, है ना, तो इस तरह से आप फैमिली के साथ रहें ताकि लव, ट्रस्ट और केयर एक दूसरे की करें, ठीक है।
ठीक है ना, फैमिली के साथ। नाउ द लिविंग इन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग वंस रोल इन सोसाइटी। आपको अपना रोल समझना चाहिए सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर कोई पार्क है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनको ख़राब कर रहे हो कि नहीं जी ये पार्क में तो हमारा हिस्सा है, सामने वाला का हिस्सा कम है, पार्क पर कब्जा कर रखा है। पेड़ पौधे जो है, अभी हमारे यहाँ एक आम का पेड़ खड़ा हुआ था सामने वालों ने जो है छोटे छोटे से आम आए थे बिल्कुल अभी, है ना, बहुत छोटे छोटे आम थे कि भाई दूसरे लोग ना तोड़ लें, उन्होंने सारा आम के जो है पेड़ तोड़, मतलब पूरे आम के पूरा पेड़ के जो है आम वो ख़त्म कर दिए, सब वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सोसाइटी के प्रति अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग वंस रोल इन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली, और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए पॉजिटिवली। लिविंग इन नेचर, है ना, तो लिविंग इन बैलेंस विद द नेचर एंड यूनिवर्स, कि भाई यूनिवर्स, भाई आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, यूनिवर्सल हार्मनी का आपको ध्यान रखना है। सो टू अचीव, तो ये 4 लेवल है, माई सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, नेचर। ठीक है, टू अचीव द होलिस्टिक वेलबींग वी मस्ट लाइव इन हार्मनी विद ऑल 4 लेवल्स। हमको हार्मनी के साथ रहना है इन सभी लेवल्स में, अपने आप के साथ, है ना, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ। एंड दीज लेवल्स शो हाउ द सेल्फ अवेयरनेस, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर आर डीपली इंटरकनेक्टेड। और ये चारों लेवल ये दिखा रहे हैं कि जो कि पूरे का पूरा जो है ये किस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड है, डीपली इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरह से यूनिट नंबर 1 बेटा हमारी कंप्लीट हो गई है और पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमने पढ़ा था। आपको और वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे अपना फीडबैक, अपना रेस्पॉन्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, सॉरी यूट्यूब में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जिन बच्चों को अभी नहीं पता है गेटवे क्लास के बारे में, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचेंगी और जरूर उनकी क्या होगी, हेल्प होगी। यही तो हम ह्यूमन वैल्यू के अंदर पढ़ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हमको क्या करनी है, हेल्प करनी है। क्योंकि हम भी रात दिन लगे रहते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से कंटेंट को बनाने में, एक लेक्चर को क्रिएट करने में कई घंटे, कई दिन निकल जाते हैं। ठीक है ना, चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कौन सी यूनिट का 1 शॉट चाहिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपना जो भी रेस्पॉन्स है आप प्लीज़ लिखिएगा। चलो ठीक है, आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।